नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है यूपी SSC वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर बराबर आप सबके सामने चल रहे हैं और एक एक करके इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलें। तो सभी लोग कमर कस लीजिए और देखते हैं कि आज हमारे सामने यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सुपर फास्ट रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस सेट जो आपके चल रहे हैं, तो इनमें से हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस है। तो चलिए देखिए आगे। तो यहां देख सकते हैं कि वीडियो महाबचत ऑफर के साथ में यहां पर कंप्लीट कोर्स बैच जो है वीडियो का प्रैक्टिस सेट के साथ में और साथ में वीडियो की बुक भी यहां पर स्टडी 91 के द्वारा अवेलेबल करा दी गई है। तो उसी के आधार पर यहां पर आपको आगे बढ़ना है। तो यहां देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके सामने है, इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। करा कि निम्नलिखित नाम समूहों में असंगत की आपको पहचान करना है। करा कि अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, नाशपाती और अनार में से किसकी पहचान करना है, असंगत की पहचान करना है। तो बताइएगा कि इनमें से क्या असंगत होगा, सलाद पत्ता होगा, कीवी होगा, नाशपाती होगा या फिर अनार होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सलाद पत्ता, कीवी, नाशपाती और अनार में से कीवी एक फल का नाम है, नाशपाती एक फल है, अनार एक फल का नाम है, लेकिन सलाद पत्ता ये फल से संबंधित नहीं होता। तो पहले का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले का पहला आंसर दिया होगा निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न क्या होगा, सही। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 को आप ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। उसने कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये आपको बताना है कि इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो इस वाली आकृति को यहाँ पर इसे ऐसे उठा के क्या कर दिया, ऐसे रख दिया है। तो ये जब पलटेगा, तो ये जब पलटेगा पूरा, तो जब ये ऐसे पलट जाएगा पूरा तो ये यहाँ पर आएगा। और ये जब पलटेगा तो इस साइड घूम जाएगा, ये पलटेगा तो इस साइड और ये पलटेगा तो इस साइड। हम इसको भी क्या करेंगे, उठा के यहाँ पर ऐसे पलट देंगे। तो ये जो सर्कल है ये वाला, ये ऐसे चला जाएगा। इसमें ऐसे है तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ध्यान से देखें कि ये जो कोने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो कोने इस प्रकार से दिख रहे हैं, ये जब पलटेगा तो इस साइड आएगा, लेकिन इसमें यहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया तो ये भी गलत हुआ। तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर चौथा वाला किया है उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। बताओ ये ऐसे प्रश्न है जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अगर यहां पर समय लेते हो तो वाकई में जिन प्रश्नों में समय लेना है तो वहां पर फिर आप फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्न 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनसे अलग है, भिन्न है। तो भिन्न का चयन करके बताना है। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड में से इनमें से क्या अलग होगा, क्या भिन्न होगा, ये आप निकालेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा। तो चलिए बताएं दोस्तों क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखिए तो ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह और तारा की अगर हम सब बात करेंगे तो पृथ्वी ब्रह्मांड का पार्ट है, उपग्रह भी ब्रह्मांड का पार्ट है, तारा भी ब्रह्मांड का पार्ट है, सूर्य भी ब्रह्मांड का पार्ट है। तो ब्रह्मांड के ही ये सारे पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, अलग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। तीसरे का किस में जाएगा, पहले वाले में। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उसने क्या बोला है कि 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी प्रकार से एक समान है, 4 किसी प्रकार से क्या है, यहां पर देखेंगे समान है और एक अलग है। तो बेमेल का चयन करके आपको बताना है कि इनमें से क्या बेमेल होगा। तो बताएंगे दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में से क्या अलग होगा आपको बताना है। तो भौतिकी की बात करें विज्ञान का पार्ट है, रसायन विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है, वनस्पति विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है, जीव विज्ञान भी विज्ञान का पार्ट है, लेकिन इन सब में क्या अलग है, भूगोल। और भूगोल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने भूगोल ज्योग्राफी आंसर दिया होगा निश्चित रूप से दोस्तों आपका प्रश्न क्या होगा, सही। तो अभी तक हमने आज की सीरीज में 4 क्वेश्चनों को किया है और 4 में से 4 मुझे उम्मीद
उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि ऐसा भी अभी कोई एक भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया जिसको आप लोग नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। उसने कहा कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण से आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और उनकी पसंद से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई है। तो ये आपका है किसका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इसको आपको बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या है। कह रहा है ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर कितना है, वेनिला एक फ्लेवर हो गया, चॉकलेट दूसरा फ्लेवर होगा और स्ट्रॉबेरी तीसरा फ्लेवर होगा। मतलब 3 फ्लेवर की यहां पर चीजें चाहिए आपको खाने के लिए अवेलेबल है। इनमें से बहुत से लोगों को कुछ पसंद है, बहुत से लोगों को कुछ पसंद है ना। और आप में से एक लड़की जिसको सब कुछ पसंद है, खाने के मामले में उसको हर चीज पसंद रहती है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें, तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद किया। अब यहां पर दोस्तों कितने 3 हैं, तो आपको 3 डायग्राम यहां पर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें, तो एक डायग्राम हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, 2 डायग्राम हो गया और यहां पर क्या हो गया, 3 डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वेनिला है तो वेनिला पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 43। जगह नहीं है, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, दिख रहा होगा उम्मीद है। 43 चॉकलेट पसंद करते हैं तो चॉकलेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 43 है। और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 28 है। स्ट्रॉबेरी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 है। ये मैंने यहां पर इतनी चीजें लिख दिया। देखो ऐसे प्रश्नों को फिलअप करने के लिए आपको वो इंफॉर्मेशन उठानी होती है जो तीनों में देता है, जो तीनों खाते हैं, जो तीनों पसंद करते हैं। उसने कहा है कि 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए, तो 5 लोग ऐसे हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखें, तो 5 लोग यहां पर ऐसे हैं जिनको तीनों फ्लेवर पसंद है। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों फ्लेवर, यहां पर बोला ना कि 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद की, इतना हो गया। अब उन दोनों को उठाएंगे जो 2-2 फ्लेवर पसंद करते हैं। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर उसने कहा कि 13 ने वेनिला और चॉकलेट, तो वेनिला और चॉकलेट कितने लोगों ने पसंद किया, 13 लोगों ने। तो वेनिला और चॉकलेट का ये डायग्राम है जिसमें से 5 लोग ऑलरेडी वेनिला और चॉकलेट खा रहे हैं। तो 13 में हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 8 लोग हो जाएंगे जो केवल वेनिला और चॉकलेट पसंद करते हैं। और वेनिला और चॉकलेट की बात करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे बढ़ेंगे, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये हो गया 11 ने, तो 11 में से 5 ऑलरेडी हैं, तो यहां कितना बचेगा, 6, ये हो जाएगा। आगे आएगा, उसने कहा कि 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला, तो 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला, 12 में 5 ऑलरेडी हैं, तो यहां कितना बचेगा, 7 बचेगा। इतना हमने फिलअप किया। और यहां पर वेनिला की बात करें तो टोटल वेनिला पसंद करने वालों की संख्या कितनी थी, 43। तो 43 में वेनिला कितने भी पसंद कर रहे हैं, तो 8 7 15, 8 7 15 और 5 20, 20 लोग ऑलरेडी वेनिला पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 43 में अगर 20 घटा देंगे तो यहां कितना बचेगा, 23। तो केवल वेनिला पसंद करने वालों की संख्या 23 हो जाएगी। अब यहां पर 43 में वेनिला पसंद करने वालों की संख्या ध्यान से देखिए, तो 8 6 कितना हो गया, 14, और 14 और 5 कितना हो गया, 19। ध्यान से देखिएगा, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19 लोग तो ऑलरेडी यहां पर चॉकलेट पसंद कर रहे हैं। ठीक है, 19 लोग ऑलरेडी चॉकलेट पसंद कर रहे हैं। टोटल कितने लोग थे, 43। तो 43 में आपको क्या करना है, 19 घटाना है और जो बचेगा यहां पर निकलेगा। तो यहां पर 13 में 9 घटा दो, कितना बचेगा, 4, और यहां पर कितना बचेगा, 24। तो यहां कितना बचेगा, 24। अब यहां पर स्ट्रॉबेरी 28 लोग ऑलरेडी हैं, तो 7 5 12 और 12 6 18, 18 में 28 में 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। ये निकल कर आया, पूरा डाटा ये हमने निकाल लिया। ठीक है, कितने अभ्यर्थी थे, 100 अभ्यर्थी। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला पसंद नहीं किया, तो उनको वेनिला से प्रॉब्लम है। तो वेनिला के डायग्राम को पूरा हटा दो, वेनिला के डायग्राम को पूरा हटा देंगे। अब ये देखेंगे कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में कितना कॉमन बचा, 6, तो 6 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा 5वें का ऑप्शन नंबर 4। और जिन बच्चों ने 5वें का ऑप्शन नंबर 4 6 आंसर दिया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा अभी तक जितनी भी बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं उनमें से हिंदी की किताब स्पेशल, यूपी टेट वीडियो का, RO ARO यूपी SSC पेट का प्रैक्टिस है,
लेखपाल का, ग्रामीण विकास अधिकारी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य गणित का जो यहाँ पर चीजें आपको सारी बुक्स की डिटेल है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें और पढ़ने के बाद इसका आंसर निकालेंगे आप लोग। तो देखो उसने कहा है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगी। ये त्रिभुज उनको डिनोट करता है जो विवाहित हैं, जिनका जो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है। त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आयत है। तो आयत जो है वो नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों को, जो वृत्त है, जो सर्कल है, वो उनको बताता है जो गोल्फ खेलते हैं। किनको बताता है दोस्तों, उनको बताता है जो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लें, उसने कहा कि उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गोल्फ नहीं है, जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। बताइए इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। चलिए, तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित है, मतलब अविवाहित होने चाहिए, विवाहित नहीं होने चाहिए। तो विवाहित को कौन बताता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज वालों को नहीं लेना, क्योंकि त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, विवाहित हैं। उसने अविवाहित की बात किया है, विवाहित नहीं लेना, तो इसको हम हटा देंगे। फिर उसने कहा कि नियोजित व्यक्तियों का, अविवाहित हो और नियोजित हो। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, उसने क्या बोला था, आयत नियोजित व्यक्तियों का। तो यहां पर आयत ही लिख दिया है हमने, यहां पर हमको नियोजित लिखना चाहिए था। यहां पर हमने क्या लिखना है, नियोजित। अब उसने क्या कहा कि उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित और नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। तो गोल्फ खेलने वालों को भी आपको हटा देना है, गोल्फ खेलने वाले भी नहीं। मतलब ए लोग ऐसे हैं जो नियोजित भी हैं और अविवाहित भी हैं और गोल्फ नहीं खेलते। तो ऐसी अक्षर संख्या कौन है, ए, और के कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा था ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल और केवल नियोजित हैं। घुमा के पूछा है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में इसको कहें तो उन व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा था जो केवल और केवल क्या है, नियोजित हैं। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा कि नीचे दिए गए आरेख में त्रिभुज अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। वह हिस्सा चुने जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है। तो पहले मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि यहां पर क्या क्या करना है। अब देखो ध्यान से देखो, उसने कहा है कि आरेख में त्रिभुज अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो त्रिभुज है ये उनको बताता है जो अमेरिकी है, ये उनको बताता है जो अमेरिकी है, ठीक है। वृत्त गायकों का, तो जो वृत्त है वो किसको बताता है, वो गायकों को बताता है। वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, ये हो गया, ठीक है। वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत अभिनेताओं का, जो आयत है उनको बताता है जो क्या है, जो अभिनेता है, जो क्या है, जो अभिनेता है। अब इसका आंसर निकाल के बताएंगे आप लोग। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है वह हिस्सा चुने जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब अमेरिकी भी हो और गायक भी हो लेकिन अभिनेता नहीं हो, उसको अभिनेता से प्रॉब्लम है। तो अभिनेता वाले डायग्राम को और बाहर कर दो। अब ये देखो कैसे कितने लोग हैं जो अमेरिकी भी हैं और गायक भी है। तो एम की बात करें, एम अमेरिकी तो है लेकिन गायक नहीं है। एन की बात करें, एन गायक तो है लेकिन अमेरिकी नहीं है। तो सिर्फ यही एक ऐसा एरिया बचता है जो अमेरिकी भी है और गायक भी है। इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला। तो 7वें का फर्स्ट वाला आंसर जाएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का फर्स्ट वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। करा कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या बताना है। तो बताएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या दोस्तों यहां पर आपको काउंट करके बताना है। तो चलिए बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो पहले हम त्रिभुजों की बात करें तो सिर्फ अगर इस एरिया की अगर बात करें, इस एरिया की बात करें यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितनी, यहां पर 3 है,
ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देख के बना ले, फिर बताएं कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितनी है। अब दोस्तों और आगे अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, तो और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां से अगर इस एरिया की बात करें, इस वाले एरिया की अगर बात करें, अगर इस वाले एरिया की बात करें तो यहां भी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक हो गया, दो हो गया, और ये वाला कितना हो गया, तीन, तो यहां पर भी तीन जाएगा। ठीक है, इतना हमने बात कर लिया। और दूसरा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से अभी हमने ये वाला एरिया अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज यहां से यहां तक ये बनेगा, तो दो ट्रायंगल आपके यहां बनेंगे। ठीक है, तो तीन तीन 6 और 2 9, 9 ट्रायंगल हमने यहां पर क्या कर लिया, बना लिया। अब जब 9 ट्रायंगल हमने यहां पर बना लिया तो दोस्तों अब आपको मैं दिखाने वाला हूं जो अभी तक अब आपको नहीं दिखेगा। अब यहां से इस बड़े वाले में जाएंगे, तो इस बड़े वाले में जब जाएंगे तो यहां से यहां तक एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला और एक इधर और एक इधर, तो यहां पर तीन ये हो गए, 3 3 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गए, 11 ट्रायंगल। कितने हो गए, 11 ट्रायंगल आपने यहां पर देख लिया। कितने ट्रायंगल, 11 ट्रायंगल हमने देखा। अब इसके बाद क्या और भी ट्रायंगल हम यहां से बना सकते हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अभी हमने इस पूरे ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया, यहां से यहां तक ये वाला ट्रायंगल अभी हमने काउंट नहीं किया था, यहां से यहां तक, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल यहां पर 12 ट्रायंगल बनेंगे और एक ट्रायंगल अभी हम कोई मिस कर रहे हैं, तो 12 टोटल तो है नहीं, तो मतलब एक और बढ़ेगा, तो 12 और 1 टोटल यहां पर कितने बनेंगे, 13 ट्रायंगल बनेंगे। और 13 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। ठीक है, अगर आपने टोटल 13 ट्रायंगल बनाया है तो एक ट्रायंगल हमने छोड़ दिया है, और वो ट्रायंगल है कौन सा, 13वां, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। नहीं आप लोग कहोगे कि सर आपने 13वां ट्रायंगल नहीं बताया, तो ये वाला ट्रायंगल जो आपका पूरा यहां से यहां तक जाएगा, एक ट्रायंगल ये हमने आपको जो है देखना होगा। तो यहां पर टोटल 13 ट्रायंगल बनेंगे। तो 8वें का जो आंसर आएगा तीसरे में, और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा बार आंसर दिया 13 ट्रायंगल, उन बच्चों का प्रश्न क्या होगा, सही होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 9 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा। उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की सबसे छोटी दूरी आपको बताना है। यह क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रयास करेंगे तो आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे, आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं दोस्तों। करा कि नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। ठीक है, अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो यहां से मान लो सबसे पहले सीधे वो 2 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो सीधे 2 किलोमीटर जाता है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ये यहां से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और उसके बाद दाएं मुड़ा और यहां से क्या करता है, राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर गया। यहां से कितना गया, 3 किलोमीटर गया। ये हो गया 3 किलोमीटर गया और उसके बाद बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए अब यहां से क्या करता है, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। तो ये उसका क्या है, ये मछली वाला बाजार है। ठीक है, तो कह रहा है नियाज मछली तालाब और मछली बाजार से, तो ये मछली तालाब है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो कह रहा है कि मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दोस्तों हमको न्यूनतम दूरी निकालना है, मतलब यहां से लेकर ये वाली आपको न्यूनतम दूरी बताना है, ये वाली। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर ये यहां से यहां तक 3 है तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक 3 हो जाएगा, ये यहां से यहां तक 3 होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहां से आपको ये त्रिभुज पूरा बनता हुआ ऐसे नजर आएगा। तो ये हो गया 3 और ये 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 कितना हो गया 25, 25 किसका होता है 5 किलोमीटर आएगा। कितना, 5 किलोमीटर आएगा। तो 5 किलोमीटर कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाना था। ठीक है, तो x का स्क्वायर बराबर
यहाँ पर कितना आएगा, x का स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा। अगर 9 का आपने तीसरा आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। लैंग्वेज इसकी कठिन थी लेकिन बनाना आसान था। लैंग्वेज में थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पर चीजें आपको कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन अगर लैंग्वेज पकड़ लोगे तो प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 में, 10 को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान से। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि रवि अपने को घर छोड़ने के बाद, रवि अपने बेटे को, कोई हो इसका होगा, रवि अपने बेटे को घर छोड़ने के बाद, यहां पर बेटा शब्द होगा, रवि अपने बेटे को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। क्या करता है, चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि चर्च से पुस्तकालय में जाता है, पहले वो पश्चिम की ओर जाता है और कितना जाता है, 4 किलोमीटर। तो पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहां से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर, फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चला और यहां पर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, वहां से वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर। अब यहां से क्या करता है, अपने क्या करता है, दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो ये उसका क्या है, पुस्तकालय, ये उसका क्या है, पुस्तकालय। ठीक है, घर और चर्च के बीच की कह रहा है, पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की न्यूनतम दूरी आपको बताना है। तो घर और चर्च के बीच की न्यूनतम दूरी, तो मान लीजिए उसका घर है और ये उसका क्या है, ये चर्च है। ठीक है, ये उसका क्या है, वो चर्च है। तो घर और चर्च के बीच की वाली न्यूनतम दूरी बताएंगे, ये 3 है, ये 4 है। तो यहां भी आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 10वें का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि रवि अपने बेटे घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। यहां से चलना शुरू किया था, चर्च से पहले यहाँ आया, फिर घर पहुंचा और घर से फिर चर्च जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान दे, घर से क्या करता है, पुस्तकालय। तो आपको ध्यान देना, चर्च और घर की बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, पुस्तकालय की नहीं बतानी, इसलिए 5 किलोमीटर आंसर आएगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला 5 किलोमीटर आंसर आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूपी टेट का जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर यूपी टेट के बैच की जो किताब है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किताब आपके फायदेमंद है। और यहाँ पर इंडिविजुअल का बैच है, इसके बारे में आप सबको पता ही है कि नितिन सर के द्वारा बैच आपको प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को बताएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, अधिवर्ष का दूसरा नाम होता है लीप वर्ष। मैं आपको बता दूं, अधिवर्ष का दूसरा ही नाम है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2 और साधारण वर्ष में, जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1। हमसे लीप ईयर पूछा है तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा। और 11 का जिन बच्चों ने सेकंड आंसर बताया होगा कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही होगा। 11 के बाद आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 12, इसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित 4 चिन्हों आकृतियों में तीन प्रकार के हैं, एक प्रकार के हैं। एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, उस आकृति को चुने जो सबसे अलग है। इसमें से आपको बताना है कि उस आकृति को चुन के बताना है कि जो इन सब से क्या है, अलग है। 3 आपस में समानता रख रही हैं
और एक समानता नहीं रख रही। कौन समानता नहीं रख रही वो आपको ध्यान से देखना है। तो अगर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो आर को यहाँ उल्टा किया गया है, क्यू को यहाँ उल्टा किया गया है, एस को यहाँ उल्टा किया गया है, लेकिन ऐसा कोई आकृति आपको एबीसीडी में नहीं मिलता। इसलिए इसका जो आंसर होगा किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। यहाँ आर उल्टा है, यहाँ क्यू उल्टा है और यहाँ पर एस उल्टा है, सबका मिरर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सेकंड वाला, क्योंकि ये कौन सा अक्षर है ये थोड़ा सा पहचानना यहाँ से संभव नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार की कोई आकृति ऐसे ही बना दी गई है, यही आपका अलग होगा। तो 12 का जो आंसर होगा सेकंड वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड वाला आंसर किया है उनका प्रश्न होगा सही। क्वेश्चन नंबर आएंगे 13 में। 13 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ए पूरब की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन आप लोगों ने कल भी बहुत ढेर सारे किए थे। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि ए पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए मान लीजिए ए है और यहां से पूर्व दिशा की ओर चलता है 5 किलोमीटर, ये हमने बना लिया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। अब यहां से राइट में मुड़ेगा और कितना चलता है? 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ेगा तो इस साइड जाएगा और कितना चलता है? 5 किलोमीटर, ये हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। तो इसी के समानांतर आएगा। किसके समानांतर? इसके 8 किलोमीटर से चलेगा। तो ये और ये चीजें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल समान हो जाएंगी। वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ये उसका प्रारंभिक स्थान था और ये उसका कौन सा पॉइंट है? ये उसका अंतिम पॉइंट है। अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6 किलोमीटर। उसने कहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 5 ये और 6 ये, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। और 11 किलोमीटर यहाँ पर कहीं है ही नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो 5 और 6 11, और 11 कहीं है नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन गलत मतलब बना दिए गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जो 5 किलोमीटर था इसको 15 किलोमीटर कर लेंगे तो ये 15, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 21 किलोमीटर। 15 और 6 21 किलोमीटर। अब सही हो गया। वहीं पर फॉल्ट हो सकता था कि एक पूर्व की दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हम इसको 15 कर लेंगे तो 15 और 6 को जोड़ देंगे तो 15 और 6 कितना होगा? 21। तो इसका जो 13 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, यहीं पर मिस्टेक थी, ठीक है। तो 15 13 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला 21 किलोमीटर में जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन हमको समझ में आ गया था। अगर ये भी नहीं सही करते तो 11 किलोमीटर, 11 कोई मैच नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसको थोड़ा सा सही कर लिया है क्योंकि यहीं पर फॉल्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखना ये कि 14 का आंसर कितने बच्चे कर पाते हैं। ये कथन और पूर्वानुमान से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को। और ऐसे प्रश्न अक्सर आप लोग गलत करके आते हो, और इसको करो देखो सही कर पाते हो आप लोग कि नहीं। ऐसे प्रश्न अक्सर आप लोग गलत कर देते हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे प्रैक्टिस में हो, चाहे क्लास में हो। कथन कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहले एक बार कथन को अच्छे से पढ़ लो और पढ़ने के बाद इसका आंसर निकालने का प्रयास करो आप लोग। तो पढ़ लिया एक बार अच्छे से। तो चलिए, कथन कह रहा है कि भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में, भारत दुनिया के कुल IT उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। अगर मान लो कुल IT उद्योग में अगर 55% बाजार की हिस्सेदारी भारत रखता है तो इसका मतलब है भारत के पास कुछ न कुछ तो है जिससे कंपनियां यहां आकर्षित होती है और IT उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। अब पूर्वानुमान क्या है? विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। हो सकता है
ये भी एक रीजन हो कि सस्ता श्रम मिलता हो, तो विदेशी कंपनियां यहाँ पर आके भारत के लोगों से सस्ते श्रम में काम कराकर उसको जो है प्रोडक्ट को विदेशों में महंगा बेच रही हो और इससे उनका भारत में एक इंटरेस्ट बन रहा हो आईटी उद्योग में यहाँ पर रखने का। दूसरा, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए सब्सिडी प्रदान की है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर 55% आईटी उद्योग रखने का। तो यहाँ पर दोस्तों पहली भी बात सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो यहाँ पर निकल जाएगा दोनों पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड नीत है। क्योंकि अगर 55% उद्योग भारत हिस्सेदारी रखता है तो इसका मतलब है हो तो यहाँ पर कंपनियां श्रम की उपलब्धता के कारण यहाँ पर ज्यादा कंपनियां आ रही हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए सब्सिडियां दे रखा है कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, आइए और हम आपको इतनी ढेर सारी सब्सिडियां देंगे जिससे कंपनियां क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि कथन करा कि सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं और सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। दो कथन है, दो निष्कर्ष हैं, इनमें से कौन सी बात सत्य होगी ये आपको बताना है। बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा है, डायग्राम को बनाएंगे तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे। कथन कह रहा है कि सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, तो जितना भी ऑक्सीजन है, जितना भी CO2 है आपका, तो यहां पर H2, ठीक है। उसने कहा कि जितना भी ऑक्सीजन है, प्रश्न ने कहा कि जितना भी आपका ऑक्सीजन है वो सारा का सारा किस में जाएगा, अद्वितीय है। वो क्या है, सारा का सारा अद्वितीय है। और फिर उसने बोला कि सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, तो जितना भी क्लोरीन है वो सारा का सारा क्या है, उपयोगी है। जितना भी क्लोरीन है वो सारा का सारा क्या है, उपयोगी है। ये आपको ध्यान देना है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन अद्वितीय है, क्लोरीन उपयोगी है। अद्वितीय का ऑक्सीजन से रिलेशन है, उपयोगी का क्लोरीन से, लेकिन इन दोनों का आपस में रिलेशन संभावना में जाएगा और संभावना प्रश्न को गलत करती है। कुछ क्लोरीन उपयोगी हो सकता है, अगर सभी क्लोरीन उपयोगी हैं तो कुछ क्लोरीन उपयोगी होगा, कुछ क्लोरीन और ऑक्सीजन है तो क्लोरीन का ऑक्सीजन है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं, तो गलत होगा। यहाँ पर पहला, और पहला कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। और 15 का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है किया होगा, तो 15 का तीसरा वाला इन बच्चों का प्रश्न क्या होगा, सही। 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है और इसका एग्जाम भी आप सबके सामने है। तो अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये आपके पास कथन है, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। आपको अपना आर्गुमेंट बताना है, अपना तर्क बताना है कि क्या ये बात जो क्या भारतीय सरकार को अनाथालय हैं, जो अनाथालय हैं भारत में, वो कहना चाह रहा है कि क्या सरकार को उनको सहारा देना चाहिए अनाथालयों को। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं। इन दोनों में से कौन सी बात के साथ आप जाएंगे, इन दोनों में से कौन सी बात के साथ आप जाएंगे। तो चलें आइए देखते हैं। यहाँ पर उसने कहा क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। आपको अपना आर्गुमेंट बताना है। खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। बिल्कुल, अगर भारतीय अनाथालय जो बने हैं और उन्हीं बच्चों के लिए बने हैं, उन्हीं लोगों के लिए बने हैं जिनकी आर्थिक स्थिति और हालत क्या है, खराब है, और ऐसी कंडीशन में सहार के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का उपयोग करते हैं। ये भी बात सही है कि भाई अगर हर अनाथालय को अगर सहारा दिया जाए, अगर सरकार घोषित कर दे कि भैया अनाथालय खोलिए, सरकार इसको फंड देगी, तो इससे भी लोग बेईमान लोग बाहर निकल कर आएंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि यहाँ पर जरूरत भी है और यहाँ पर ये भी बात सही है कि सहारे भी पनपते हैं, इसका एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए। और यहाँ पर तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड क्या है, मजबूत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा, तो इसमें से कौन सा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने इसका दोनों आंसर किया है
तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत होंगे। 16 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। फिर से एक कथन है और आपको पूर्वानुमान लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर लेनी चाहिए। कह रहा कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आपके लिए, मान लो आप अगर किसी कॉलेज में हैं, कॉलेज ने आपको एक स्टेटमेंट जारी किया है बच्चों के लिए। क्या स्टेटमेंट जारी किया है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठना है तो आपको रिकॉर्ड बुक क्या करना है, प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब बताओ आपका, तो कॉलेज वालों ने अगर स्टेटमेंट निकाला है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा बच्चों के लिए। क्या सोच रखा है आपको बताना है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक क्या है, अनिवार्य है। ये बात तो बिल्कुल भैया सही है, क्योंकि उसने कहा है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उनको प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, तभी उन्होंने इस बात को पहले ही बता रखा है। कह रहा प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक दिशा में तकनीक रूप से मजबूत बनाती है। उसने तो ऐसा नहीं कहा कि मजबूत बनाती है कि खराब बनाती है प्रैक्टिकल परीक्षा। ये अपने मन से इमेजिनेशन नहीं करना है कि किसी एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल करेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। उसने इसकी कोई चर्चा नहीं किया है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं किसी एक का प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन मजबूत नहीं हो पाते हैं, है ना। तो यहां पर कौन जाएगा, केवल पूर्वानुमान फर्स्ट निहित होगा। और अगर आपने केवल पूर्वानुमान फर्स्ट अंतर्निहित बताया होगा तो 17 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने 17 का सेकंड आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको बताना है। उसने कहा है कि नीचे दिए सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड हैं, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। उसने कहा, सवाल है आपसे, कलाई के संदर्भ में नायम की दिशा क्या है। कलाई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है, अर्थात आपको बताना है कि जो नायर है वो कलाई के कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, ये आपको बताना है। आपके पास दो चीजें हैं, दो में से कौन सी बात यहां पर इसको लेकर जाएगी, कौन सी बात बताएगी कि जो है नायर कलाई की कौन सी डायरेक्शन में। अगर ये आपको पता चल जाए तो आंसर मिल जाएगा। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है कि कलाई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। तो चलो बताओ पहले आप लोग फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा जाएगा, फिर मैं बताता हूं। कोशिश तो करो कम से कम। प्रश्न कह रहा कि कलाई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है। कलाई रमेश के उत्तर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों जो कलाई है, ये कलाई है और ये रमेश के क्या है, उत्तर में। रमेश के उत्तर में कितना है, 10 मीटर की दूरी पर। ये डायग्राम बना, कलाई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है, विजय कलाई के उत्तर पश्चिम में। तो ये मान लो कलाई है और यहां पर इसका उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये वाला, इसका उत्तर पश्चिम दिशा ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम। तो विजय जो है कलाई की कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर है। तो अब यहां पर ये देखना है क्या इस बात का सवाल का जवाब हमको मिला, कलाई के संदर्भ में नायर कौन सी दिशा में है। तो यहां पर नायर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। उसने कहा है, उसने क्या कहा है, कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य का सवाल देने के लिए पर्याप्त है। बात बिल्कुल गलत है, ये अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। अलग से इसको बनाओ, नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर। तो जो नायर है वो विजय के पश्चिम में है 5 मीटर पर। नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर पर। अब ये देखो क्या कलाई के संदर्भ में नायर की दिशा, तो यहां भी कलाई का कोई जिक्र नहीं है। तो सेकंड वाला भी, तो कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। तो ये भी अकेले पर्याप्त नहीं हो रहा। जब अगर ये अकेले अकेले पर्याप्त नहीं हो रहे, हम दोनों को क्या करेंगे, अब साथ मिला के चेक कर लेंगे। अब दोनों को साथ मिलाएंगे तो पहले का डायग्राम ये है, तो दूसरे का डायग्राम क्या बोल रहा है कि नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर। तो जो नायर है वो विजय के पश्चिम में 5 मीटर है। तो नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर है। अब यहां पर देखो सवाल का जवाब मिला क्या, कलाई के संदर्भ में नायर की दिशा। तो ये नायर है और ये कलाई है, तो कलाई के संदर्भ में नायर की दिशा हो जाएगी कौन सी, उत्तर पश्चिम। अब ये बात सही है, मतलब दोनों मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। तो कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात है।
पहला वाला देखें, कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए क्या है, पर्याप्त हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का फर्स्ट वाले में जाएगा। और अगर आपने 18 का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला वाला। आइए बढ़ेंगे 18 के फर्स्ट के बाद 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 19। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। ये तो आसान है। जो बोन, जो हड्डियों का अध्ययन करता है वो आर्थोपेडिस्ट कहलाता है। जो कैंसर का अध्ययन करता है वो क्या कहलाएगा, बताओ भैया। जो हड्डियों का अध्ययन करने वाला आर्थोपेडिस्ट कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन करने वाला ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाएगा यहाँ पर, या नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाएगा, या हेप्टोलॉजिस्ट कहलाएगा, या हेमेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। आपको बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सी बात सत्य होगी। 1 सत्य होगी, 2 सत्य होगी, 3 सत्य होगी, या 4 सत्य होगी। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका प्रश्न तो ये गलत हो ही जाएगा। तो कैंसर का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और अगर आपने ऑन्कोलॉजिस्ट आंसर बताया होगा तो प्रश्न सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में रमेश को TBNFTJ लिखा जाता है, मिताली को NJB लिखा जाता है। तो कह रहा है कि रणवीर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो R की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18, A की प्लेस वैल्यू 1, M की प्लेस वैल्यू 13, E की प्लेस वैल्यू 5, N की प्लेस वैल्यू 19 और S की प्लेस वैल्यू 8। ठीक है, अब बताओ यहां पर इसका ऑप्शन कौन जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, देखना यह है कि कितने बच्चों का दिमाग वहां तक पहुंच पाता है। चलिए दोस्तों अगर देखिए ध्यान से, तो अगर 18 में अगर 20 लाना है तो हमको कितना जोड़ना है, 2, 18 2 20। एक में अगर 1 जोड़ दें, एक में अगर 1 जोड़ दें तो 2 होगा। और यहां पर 13 में अगर 1 जोड़ दें तो 14 होगा। 5 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 होगा। 19 में अगर 1 जोड़ दें तो 20 होगा। और 8 में अगर 2 जोड़ दें तो यहां पर 10 होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर अंतर क्या आया है। आपको लग रहा होगा कि सर पहले +2 जोड़ा है और अंत में +2 जोड़ा है और बाकी बीच में सब में +1 कर दिया है। अगर ये बात सही है तो यहां पर भी ये बात आपकी अप्लाई होनी चाहिए। बोलो बात मानते हो कि नहीं। तो चलो देखते हैं। तो M की प्लेस वैल्यू कितनी है, 13, I की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9, T की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20 है, A का 1 है, L का 12 है और I का कितना है, 9। तो 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो यहां तो +1 कर रहा है। और यहां पर 9 और 1 कितना कर दिया, 10। और 20 और 2 कितना कर दिया, 22। और 1 और 1 कितना हो गया, 2। 12 और 2 कितना हो गया, 14। 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो बताओ यहां पर अगर +2 है तो यहां पर भी +2 होना चाहिए। तो यहां तो सब उल्टा सीधा है। अब यहां पर और भी क्या सोच सकते हैं, तो ध्यान से देखना। जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू सम संख्या में है उनमें +2 किया है, और जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू विषम संख्या में है उनको +1 किया है। यहां पर भी वही काम किया। जिन अक्षरों की प्लेस वैल्यू सम संख्या में है वहां पर जैसे T 20 में +2 किया, L 12 तो +2 किया, और 13 9 और यहां पर 1 और 9 में +1 किया। तो यहां पर भी वही काम करना पड़ेगा। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18। तो 18 है अगर यहां पर, तो यहां पर +2 करेंगे। यहां पर 1 है तो +1 करेंगे। यहां पर 14 है तो यहां +2 करेंगे। यहां 2 है तो यहां भी +2 करेंगे। यहां पर 9 है तो यहां +1 करेंगे। और यहां पर 18 है तो यहां भी +2 करेंगे। ठीक है, 18 2 20 आएगा, 1 1 2 आएगा, 14 और 2 16 आएगा, 2 और 2 4 D आएगा, 9 और 1 10 आएगा, 18 2 20 आएगा। तो TBP DJT, और ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 20 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 20 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बात पकड़ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर जो 20 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, आप परेशान हो सकते थे, थोड़ा सा आपको घुमाने का यहां पर प्रयास किया है। 20 के बाद चलेंगे आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स बैच, इंडिविजुअल बैच स्पेशल मात्र 599 रुपए में, स्टडी 91 ने स्पेशल इंडियन पॉलिटी संविधान का बैच आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी कोड भाषा में फ्लाइट को EHFGS के रूप में कोड किया गया है।
तो उस भाषा में पीस को कैसे कोड किया जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब? फ्लाइट, बताओ भैया क्या किया जाएगा? फ्लाइट को यहां पर बोल रहा है कि EHFGS लिखा जाता है, तो बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्वेश्चन आसान है, अगर थोड़ा सावधानी से करेंगे तो आंसर तक आप लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे। तो देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 2 4 1 5, तो दोस्तों ये फ्लाइट नहीं है, ये फाइट है, ठीक है। तो ये FIGHT फाइट है, और यहां पर आएगा EH और FGS। अब बनाइए, तो 5 6 में 1 कम करेंगे तो 5 मिलेगा, 9 में 1 कम करेंगे तो 8 मिलेगा, और 7 में 1 कम करेंगे तो 6 मिलेगा, 8 में 1 कम करेंगे 1 कम करेंगे, सब में 1 कम करना है। तो यहां पर जो पीस है PIECE, यहां पर भी 1 कम करिए, यहां भी 1 कम, सब जगह 1 कम कर दीजिए। 16 में 1 कम करेंगे 15, 9 में कम करेंगे 8, ई में कम करेंगे 4, सी में कम करेंगे 2, 5 में कम करेंगे 4। अब आंसर मिलाओ, OHDBD, तो OHDBD कहां है? ऑप्शन नंबर 3 में। देखो तो यहां पर जो फ्लाइट लिखा हुआ था वो गलत था, तो यहां पर क्या था दोस्तों? फाइट था, क्योंकि हमने जब फाइट बनाया तो इसका आंसर मिल गया। तो 21 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा, और अगर आपने 21 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या होगा? सही। 21 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप लोग कई बार कर चुके हो, इससे पहले भी मैं इस प्रश्न को कई बार करा चुका हूं। तो जैसे F की प्लेस वैल्यू 6 है, I की प्लेस वैल्यू 9 है, L की प्लेस वैल्यू 12 और O की प्लेस वैल्यू 15। यहां पर आपको 3 से भाग देना है, तो सम में 3 से भाग देंगे। तो यहां पर 3 से अगर आप सम में भाग दे दें तो 3 दुनाई कितना हो गया? 6, और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 2 को मिला कि मिला। तो यहां पर क्या करेंगे? x की प्लेस वैल्यू 24, 21, 18 और 15, तो 3 से भाग देंगे सम में 3 से भाग देंगे अलग अलग, तो 3 अलग अलग आपको भाग देना है, साथ में मत भाग दे दीजिएगा भैया, ठीक है। तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 और 24, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, तो 8 7 6 5, तो क्या मिलेगा? HGFE, और HGFE कहा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 22 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा, HGFE। और अगर आपने 22 का फर्स्ट HGFE आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 22 के बाद चलेंगे 23 में। मान लीजिए A B की पुत्री है, B C की बेटी है, C D का भाई है और D E की माँ है। यदि E पुरुष है तो A का E से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बताना है आपको A का E से क्या संबंध है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए अब तक आंसर आप लोगों का आ चुका होगा। प्रश्न कहा कि A B की पुत्री है, तो जो A है दोस्तों वो किसकी पुत्री है? वो B की पुत्री है। B C की बेटी है, जो B है वो C की बेटी है, तो हमने बना लिया। C D का भाई है, तो C भाई है किसका? D का। C D का भाई है, और D E की माँ है, जो D है वो माँ है किसकी? E की, तो D E की क्या है? माँ है। तो आगे प्रश्न कहा कि यदि E पुरुष है, यदि डी ई की मां है और यदि ई क्या है? पुरुष है, तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ये आपस में भाई बहन है। क्यों? क्योंकि इसके पिता और पिता की बहन बुआ, और बुआ का लड़का होता है फुफेरा भाई। ये इसकी माँ, माँ का भाई मामा होता है,
ये मेरी बहन, तो है आपस में भाई भाई ही एक प्रकार से। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ये माँ और माँ का भाई मामा, तो ए क्या हो जाएगी भांजी। तो ए जो है ई की भांजी, और भांजी कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो 23 का जो आंसर आएगा सेकेंड वाला भांजी। और अगर आपने भांजी आंसर किया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, भांजी आएगा। 23 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है ये। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक पढ़कर अध्ययन कीजिए और बताइए कि यहां पर x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है। तो ये पहले डायग्राम आप बना लो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। m प्लस एन प्लस का मतलब क्या है, x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है, तो m पिता है n का। तो यहां पर हम बनाएंगे कि m पिता है किसका, n का, हमने बना लिया। और हैज का मतलब क्या है, x वाई की पुत्री है, तो ये x वाई की पुत्री है, तो n पुत्री है l की, तो n पुत्री है किसकी, l की। अगर n l की पुत्री है तो n m की भी पुत्री है, तो इसका मतलब जो l होगी इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, माँ हो जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पुत्री, एक ही पिता की पुत्री नहीं हो सकती। अगर m n की पुत्री है और n l की भी पुत्री है तो एक पिता तो एक माता, दोनों पति पत्नी हो गए। m l का भाई है, बिल्कुल गलत बात। m l का पिता है, बिल्कुल गलत बात। एम एल का पति है, बिल्कुल सही है। एम एल का पति है, एम एल का पुत्र है, भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जाएगा, 24 का क्या जाएगा, तीसरा। और जिन बच्चों ने 24 का तीसरा आंसर बताया है उन्हीं बच्चों का प्रश्न सही होगा। 24 के बाद चलेंगे 25 में। 25 कह रहा है, 25 कह रहा है कि प्रश्न वही है, बस यहां पर उसने क्या कहा था, यहां पर उसने कहा था इससे पहले वाले प्रश्न में उसने कहा था, यहां पर ध्यान से देखो, इससे पहले वाले प्रश्न में कहा था कि ई यहां पर पुरुष है और यहां पर कह दिया है कि ई मादा है। यहां पर क्या कह दिया है, इसके एक प्रश्न हमने सॉल्व किया था, यहां पर उसने कहा था कि ई पुरुष है और वहां पर क्या बोल रहा है कि ई मादा है। अगर प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो डायग्राम वैसे ही बनाना है, डायग्राम को बनाएं और बताएं कि ए का ई से क्या रिलेशन बनेगा, ए का ई से क्या रिलेशन बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलो बताएं इसका आंसर क्या आएगा। मान लीजिए ए बी की बेटी है, प्रश्न ने कहा है कि मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, तो चलो मान लिया भैया ए बेटी है किसकी, बी की। बी सी की बेटी है, तो ये भी मान लिया कि बी सी की बेटी है। और सी डी का भाई है, तो सी भाई है किसका, डी का। फिर आगे बोला कि और डी ई की माँ है, और डी ई की क्या है, माँ है, और ई क्या है, मादा है, मतलब महिला है। उस बार ई क्या था, उस बार ई पुरुष था। तो ये आपका इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो कह रहा ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए ई की क्या हो जाएगी, भतीजी, और भतीजी का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला भतीजी जाएगा। और जिन बच्चों ने 25 का सेकंड वाला भतीजी आंसर बताया है उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 25 का जो आंसर होगा सेकंड वाला, उस बार क्या आया था, उस बार भांजा और इस बार भतीजी, क्योंकि वो मौसी है, दोनों आपस में बहनी है, तो मौसी मौसी है तो भतीजी हो जाएगा। तो 25 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस सेशन को बढ़िया से एंजॉय किया होगा। तो 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लोगों ने किया और एक से बढ़िया बेहतर से बेहतर क्वेश्चन भी करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहिए और ये श्रृंखला में तब तक आपके साथ लेकर चलूंगा जब तक आपका एग्जाम की डेट बिल्कुल हो नहीं जाएगा एग्जाम, तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और एक चीज मैं आप सबको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। तो देखो इससे पहले हमने टॉपिक वाइज कराया था, आप कुछ आपको मिक्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आप सबको लेकर साथ में बढ़ता चलूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।